करते हैं जनसंचार के माध्यम। हम बात करते हैं जनसंचार के माध्यम है क्या, तो उससे पहले हमें जनसंचार क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्योंकि हमने ये जनसंचार के माध्यम और जनसंचार जो है इसके बारे में कक्षा 11वीं में अध्ययन किया है कि जनसंचार होता क्या है, संचार के कितने प्रकार हैं, किन किन रूप में संचार किया जाता है। उनमें से एक रूप था जनसंचार। जनसंचार का तात्पर्य यह है कि जब हम संचार, वार्तालाप, बातचीत या कोई सूचना या कोई विचार बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और उसके लिए जब हम तकनीक का सहारा करते हैं, दरअसल इस रूप को हम जनसंचार कहते हैं। और जो तकनीक इस्तेमाल में लाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती है, उस तकनीक को हम जनसंचार के माध्यम के रूप में जानते हैं। आप आपके पास जब देखेंगे हम तो जनसंचार के क्या है, मुख्यतः दो रूप है, दो प्रकार है, दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। एक है आपके पास मुद्रित माध्यम, जो कि यहाँ दे रखा है, और एक जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें आती हैं, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसमें रेडियो, दूरदर्शन जिसे हम टेलीविजन कहते हैं, इंटरनेट और सिनेमा आदि आते हैं। और जब आपके पास मुख्यतः ये चार है, इनमें आपको सिनेमा नहीं पढ़ना है। जो मुख्यतः है ये है प्रिंट माध्यम है, टीवी है, रेडियो है और इंटरनेट है। इन माध्यमों की विशेषताओं, इन माध्यमों की खूबियां, खामियां आपको ढंग से समझनी है, पढ़नी है। तो इन्हीं पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक करके हम सभी माध्यमों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो जनसंचार के माध्यम है, उन सभी की विशेषताएं क्या क्या हैं, और यहाँ से भी प्रश्न उठने की संभावनाएं बनती हैं। सबसे पहले हम बात करें तो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। क्यों हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है, क्योंकि इन सभी माध्यमों की विशेषताएं अलग अलग हैं, इन सभी माध्यमों की आवश्यकताएं भी अलग हो जाती हैं, और इसीलिए क्या है, सभी माध्यमों के लिए लेखन अलग अलग तरीके से किया जाता है। जनसंचार के सभी माध्यमों की खूबियां और खामियां अलग अलग हैं, और इन खूबियों और खामियों के आधार पर या इनको ध्यान में रख के लेखन किया जाता है, चाहे समाचार लेखन हो, चाहे किसी अन्य प्रकार का लेखन क्यों ना हो। इन माध्यमों की खूबियां और खामियां इनको ध्यान में रखकर किया जाता है। कोई भी माध्यम एक दूसरे से कमतर या बेहतर नहीं है, और ना ही आपस में ये प्रतिद्वंदी है एक दूसरे के, बल्कि ये क्या है, पूरक है। पूरक का तात्पर्य है कि ये सभी माध्यम एक दूसरे की खामियों को पूरा करते हैं। इसीलिए तकनीक का इतना विकास होने के बाद भी, जहां इंटरनेट में 5G और 6G जैसे जनरेशन की ये सुविधा हमें मिल रही है, इंटरनेट के माध्यम से हमें सब प्रकार की जानकारियां मिल जाती हैं, फिर भी प्रिंट माध्यम आज भी उतने ही रूप में वृद्धि उसकी हो रही है, उतने रूप में उसका विकास हो रहा है। इसके पीछे एक ही कारण है कि प्रिंट माध्यम की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इंटरनेट माध्यम की नहीं होंगी, और सभी माध्यमों की कुछ खामियां हैं, तो उन खामियों को ये सभी माध्यम आपस में पूरा करते हैं, इन खामियों की पूर्ति करते हैं। इसीलिए अगर आपके पास प्रश्न आए कि इन सभी माध्यमों में सबसे श्रेष्ठ माध्यम कौन सा है, तो आपका आंसर या आपका उत्तर इस प्रकार से होना चाहिए कि जनसंचार के सभी माध्यम ना किसी से बेहतर है, ना किसी से कमतर है, क्योंकि सभी माध्यमों की कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां हैं, और ये सभी माध्यम एक दूसरे की खामियों को पूरा करते हैं या एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। इन सभी माध्यमों में समाचार या कार्यक्रम की लेखन शैली अलग अलग है। जाहिर सी बात है, अलग क्यों है, क्योंकि आवश्यकताएं और विशेषताएं अलग हैं, भाषा भी अलग होंगी, और जो कार्यक्रम है, जो समाचार है, उसका प्रस्तुतिकरण भी अलग तरीके से होगा सभी माध्यमों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेंगे हम मुद्रित माध्यम को और उसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, उसका इतिहास किस प्रकार से मुद्रित माध्यम की शुरुआत हुई है। तो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है, ये हम जानते हैं और आपको पढ़ाया होगा। मुद्रण की छपाई, ये जो मुद्रण की शुरुआत जो है, ये चीन से मानी जाती है, और यहीं से क्या है, जो छपाई का काम है शुरू हुआ है। और आधुनिक छापे खाने की जो खोज है, इसका आविष्कारक गुटेनबर्ग, ये जो जर्मनी के निवासी है, उनको माना जाता है। भारत का पहला छापाखाना गोवा में खोला गया है, जो कि 1556 में मिशनरियों ने खोला था, और मुद्रित माध्यम में ये अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि सब सम्मिलित हैं, जिनको हम पढ़ सकते हैं, जो हमारे पास क्या प्रिंट रूप में या मुद्रित रूप में है। आगे बढ़ते हैं।
मुद्रित माध्यम की विशेषताएं क्या हैं, प्रश्न 4 नंबर के लिए आ सकता है। और मुद्रित माध्यम की खूबियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, ये भी 4-4 नंबर के लिए प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ से 3 प्रश्न उठ सकते हैं, तो इन तीनों प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। बात करते हैं खूबियों की, तो छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, यानी कि जो मुद्रित माध्यम है इसमें छपे हुए शब्द, छपी हुई बात, छपा हुआ समाचार स्थायी होता है। आराम से हम पढ़ सकते हैं, इसमें आराम से पढ़ने की सुविधा है, अपनी गति के अनुसार पढ़ने की सुविधा है, ये भी विशेषता है इसकी। धीरे धीरे सोचते हुए बार बार पढ़ने की इसमें सुविधा है। और यदि कोई शब्द, कोई बात समझ ना आए तो हम शब्दकोश का सहारा भी ले सकते हैं। ये सुविधा आपको मुद्रित माध्यम में मिलती है। और अगर आपको इतना भी पता है इसके बारे में, तो भी 4 नंबर का प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। अगली विशेषता है, लंबे समय तक इसे सुरक्षित रख सकते हैं और संदर्भ के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। संदर्भ का मतलब कि आप इसे साक्ष्य के रूप में या फिर क्या रेफरेंस के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही क्या लिखित भाषा का इसमें विस्तार होता है, यानी कि जब आप मुद्रित माध्यम की बात करते हैं तो इसमें भाषा का लिखित रूप प्रयोग में लाया जाता है। और जब भाषा का लिखित रूप प्रयोग करते हैं तो लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। अनुशासन का मतलब है आपको व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी बात यह है, इसकी एक खास विशेषता या खूबी यह है कि इस माध्यम में आप उन विषयों को, उन बातों को, उन समाचारों को, उन घटनाओं को भी रख सकते हैं जिनमें चिंतन, विचार और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। यानी कि गूढ़ से गूढ़ बात, जिस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, जिन बातों पर आप चिंतन कर सकते हैं, ऐसी बातों, ऐसे विषयों को के लिए या ऐसे विषयों को प्रस्तुत करने के लिए क्या है, मुद्रित माध्यम सबसे उपयुक्त है। क्योंकि इस माध्यम में जो पाठक है उसके पास पढ़ने का समय भी होता है और उसे समझने का समय भी होता है। और यदि उसे समझ ना आए तो वह अपनी गति के अनुसार आराम से शब्दकोश का सहारा ले सकता है और शब्दकोश के सहारे वह पढ़ सकता है। अब हम खामियों की बात करते हैं, खामियां क्या क्या हैं इसकी, और इस पर भी हम एक नज़र डालते हैं। खामियों की बात करते हैं तो पाठक का साक्षर होना अनिवार्य है। यानी मुद्रित माध्यम में क्या है, इसकी सबसे बड़ी सीमा, मर्यादा या खामी ये है कि इसमें वही पाठक बन सकता है जो उस भाषा का ज्ञाता हो, जिसको उस भाषा का ज्ञान हो। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं है, उपयोगी नहीं है। और ये वाली बात हुआ कि काले अक्षर भैंस बराबर। रेडियो, टीवी, इंटरनेट की तरह ही तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकता। यानी कि इस माध्यम में दूसरी खामी इस माध्यम की ये है कि यह आधुनिक माध्यमों में सबसे धीमा माध्यम है। यानी कि इसमें समाचार आने के लिए कम से कम 24 घंटों का इंतजार करना पड़ता है, और बाकी माध्यमों में ऐसा नहीं है। अगली इसकी खामी जो है, मुद्रित माध्यमों के लेखकों, पत्रकारों द्वारा प्रकाशन के समय सीमा का ध्यान रखना अनिवार्य है। यानी जिसे हम डेडलाइन कहते हैं, कि डेडलाइन का ध्यान रखना अनिवार्य है। यदि दी गई डेडलाइन या समय सीमा के अंदर लेखक या पत्रकार समाचार नहीं पहुंचाता है तो वह छपने योग्य नहीं बन पाएगा और ना ही वह छप पाएगा। तो यदि कोई भी समाचार, कोई घटना समाचार पत्र पर छपे, इसके लिए क्या है, आवश्यक है कि लेखक को और पत्रकार को डेडलाइन का ध्यान रखना आवश्यक है। लेखकों, पत्रकारों को जगह, जिसे हम स्पेस कहते हैं, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि समाचार पत्रों में या मुद्रित माध्यमों में जो स्पेस होता है, जगह होती है, वो सीमित होती है, लिमिटेड होती है। आपको एक निर्धारित शब्द सीमा दी होती है या निर्धारित एक कॉलम दिया होता है। आपको उस कॉलम को ध्यान में रखकर, उस शब्द सीमा को ध्यान में रखकर लेखन किया जाता है, करना पड़ता है। ये भी अपने आप में इसकी खामी है। और अगली खामी है कि छपने से पूर्व सभी गलतियों, अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक है। क्योंकि यदि कोई समाचार पत्र छप गया और उसमें कोई गलती छप गई, तो उसको आप तुरंत सुधार नहीं सकते हैं। उसको सुधारने के लिए आपको अगले अंक का इंतजार करना पड़ता है। ये इस माध्यम की, मुद्रित माध्यम की खूबियाँ और खामियाँ हैं, और इनको मिला के क्या है, मुद्रित माध्यम की विशेषताएं बन जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रित माध्यम की विशेषताएं क्या है, इन सभी बिंदुओं में से कोई 4 बिंदु, कोई 2 बिंदु, जितने अंक का प्रश्न है आप लिख सकते हैं। अगर खूबियों से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है तो भी आप लिख सकते हैं। अगर खामियों से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है तो भी आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, क्योंकि जब आप मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में भी एक प्रश्न उठ सकता है कि जब आप मुद्रित माध्यम के लिए, प्रिंट माध्यम के लिए लेखन करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो पहली बात तो यही है कि भाषा, व्याकरण, वर्तनी की शुद्धता का ध्यान रखते हैं, क्योंकि मुद्रित माध्यम भाषा का अनुशासन की मांग करती है और भाषा के अनुशासन में क्या है, व्याकरण और वर्तनी की शुद्धता ही विशेष होती है और उनका आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जैसा आप लिखेंगे उसको उसी रूप में क्या है लिया जाएगा और उसका पाठक पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको लिखते समय और छापने से पहले वर्तनी और व्याकरणिक अशुद्धियों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और अगली जो बात है ध्यान रखने योग्य वो ये है कि प्रचलित भाषा व शब्दों का प्रयोग करना, क्योंकि कई बार हम क्या है अप्रचलित भाषा का प्रयोग करते हैं। अप्रचलित भाषा का मतलब ये है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसको कम लोग जानते हैं, तो इससे भी क्या है पाठक वर्ग प्रभावित होता है, आपके पाठक वर्ग में कमी आएगी। दूसरा है ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो अप्रचलित है, ये भी क्या है गलत है, क्योंकि इससे भी क्या है पाठक प्रभावित हो सकता है। तो मुद्रित माध्यम के लिए जब आप लेखन करते हैं तो आपको भाषा और शब्द दोनों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों का प्रयोग क्या है उसी का करें जो प्रचलित हो। समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है, आवश्यक है। जो डेडलाइन आपको दे रखी होती है लेखन के लिए उसका ध्यान रखना आवश्यक है। शब्द सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है, जो आपको स्थान दे रखा होता है कि इतने स्थान पर आपको इतने शब्दों में आपको लेखन करना है, उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और साथ ही क्या है लेखन व प्रकाशन के बीच जो गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं, उनको ठीक करना भी क्या है आवश्यक है, क्योंकि यदि कोई त्रुटि रह गई, कोई गलती रह गई, चाहे व्याकरणिक हो, चाहे उसके क्रम से संबंधित हो, चाहे उसकी वर्तनी से संबंधित हो, आप उसको तुरंत सुधार नहीं सकते हैं। और लास्ट जो इसकी बात है जिसको हम ध्यान रख सकते हैं, सहज प्रवाह के लिए, एक सहज गति के लिए क्या है लेखन में तारतम्यता बनाए रखना आवश्यक है। तारतम्यता का तात्पर्य है निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। 5 बिंदु है और 4 नंबर का प्रश्न भी आएगा तो कोई 4 बिंदु आप लिख सकते हैं, तो आपका आंसर यहाँ से क्या है ढंग से बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला माध्यम है रेडियो माध्यम, और इसका सामान्य परिचय क्या है इसको जानते हैं। रेडियो का आरंभ क्या है 1895 को इटली के जी मार्कोनी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, इसका आविष्कार किया है। और भारत में डाक तार विभाग के सहयोग से टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा 1921 में शुरू किया गया कार्यक्रम शुरू किया गया और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई और 1957 में आकाशवाणी नाम से इसे संचालित किया गया है। 1976 में दूरदर्शन और आकाशवाणी को 1976 तक ये दोनों एक साथ थे और 1976 में क्या है दूरदर्शन और आकाशवाणी को अलग अलग किया गया और 1997 को रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया और तब से क्या है रेडियो सरकारी आकाशवाणी विभाग तो ही है, साथ ही क्या है रेडियो के आप देखते होंगे प्राइवेट एफएम चैनल्स ये सारे बहुत सारे शुरू हुए हैं। ये 1997 से शुरू हुए हैं। ये रेडियो का एक सामान्य से परिचय है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो माध्यम की खूबियां, खामियां, विशेषताएं क्या है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। वैसे तो रेडियो माध्यम के बारे में खूबियां खामियों से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें तो नहीं है, फिर भी जितनी बातें हैं, जितनी भी खूबियां खामियां हैं उनके बारे में आपको विस्तार से जानना चाहिए, समझना चाहिए। अगर प्रश्न बनता है, हालांकि यहाँ से संभावना प्रश्न की है या नहीं है ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बाय द वे अगर प्रश्न बन गया है तो आपके लिए क्या है ये सोने पर सुहागा हो जाएगा कि आपने ये पढ़ा है, समझा है। सबसे पहली बात करते हैं इसकी खूबियां क्या है। दृष्टिहीन और अनपढ़ लोगों के लिए उपयोगी है। रेडियो माध्यम श्रव्य माध्यम है तो जाहिर सी बात है ये दृष्टिहीन जिनको दिखाई नहीं देता है या जो अनपढ़ है वे सुनकर क्या है रेडियो की खबरों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। श्रोता सबसे अधिक उन्मुक्त होता है, इसकी विशेषता है। बाकी माध्यमों में जो पाठक, दर्शक और श्रोता होता है वो संलग्न रहता है, उसमें वो बिजी रहता है, वो उतना उन्मुक्त नहीं रहता है, जबकि रेडियो माध्यम में श्रोता उन्मुक्त रहता है। विषम या आपात स्थितियों के लिए रेडियो सबसे उपयुक्त माध्यम है। यानी कि बाकी माध्यम किसी दूसरे पे किसी न किसी प्रकार से निर्भर रहते हैं, चाहे
टेलीविज़न की बात करते हैं तो उसके लिए आपके पास बिजली चाहिए, इसके साथ ही केबल कनेक्शन चाहिए, जो भी डिश आदि चाहिए। इसके साथ ही प्रिंट माध्यम है वो एक मशीन में छपेगा, उस मशीन के द्वारा छप कर क्या है ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से आप तक पहुँचेगा। यदि सड़क कहीं अवरुद्ध हो गई, टूट गई या फिर कहीं कुछ आपात स्थिति आ गई तो समाचार पत्र आप तक नहीं पहुँचेगा। इसी प्रकार से इंटरनेट है, इसके लिए सिग्नल का होना आवश्यक है। यदि सिग्नल नहीं होगा तो इंटरनेट किसी काम का नहीं। साथ में इंटरनेट पैकेज भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन रेडियो माध्यम इन सभी माध्यमों से बहुत ही आसान तरीके से क्या है हमको आपात स्थिति में भी समाचार प्रदान कर सकता है। रेडियो माध्यम कहीं भी काम कर सकता है क्योंकि रेडियो तरंगों के माध्यम से काम करता है और इसीलिए क्या है ये किसी भी विषम परिस्थिति में और किसी भी आपात परिस्थिति में क्या है काम कर सकता है। पोर्टेबल और सस्ता माध्यम है रेडियो माध्यम। पोर्टेबल का मतलब होता है एक स्थान से इसे दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, ये इसकी विशेषता खूबी है। सस्ता माध्यम है, एक बार आप खर्च कर लो फिर सेल के पैसे, इसके अलावा क्या इस पर कोई खर्चा इतना नहीं है। ध्वनि, स्वर और शब्दों को महत्व इसमें बहुत अधिक दिया गया है, ये इसकी खूबी है, विशेषता है कि ध्वनियों को बहुत महत्व दिया गया, शब्दों को, स्वर को बहुत महत्व दिया गया। अगर हम इसकी खामियों की बात करते हैं तो एक रेखीय माध्यम है। एक रेखीय माध्यम का तात्पर्य है कि आप इसमें अपनी सुविधा अनुसार आप पीछे मुड़ने की आपको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती है या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार आगे पीछे नहीं आ जा सकते हैं। दूसरा है श्रोताओं द्वारा संचालित माध्यम है, क्योंकि रेडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो रोचकता ला सके और रोचकता सिर्फ आवाज़ के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से लानी पड़ती है और पूरी तरह से श्रोताओं पर निर्भरता है कि श्रोता इसे सुनेंगे या नहीं। ठीक है, क्योंकि जो रेडियो कार्यक्रम के प्रसारण करता है, जो कार्यक्रम को प्रसारित करते हैं, उनके पास कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती है। अगला है सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है, इसमें दृश्य नहीं होते हैं, ये खामी है इसकी। और सब कुछ आपको शब्दों के द्वारा, ध्वनि के द्वारा क्या प्रस्तुत करना होता है। चलो ठीक है, समाचार को तो आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे रेडियो नाटक है या फिर अन्य कोई कार्यक्रम है, उनको आप सिर्फ ध्वनि के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो रोचकता बनाए रखना या रोचकता लाना क्या है बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। अगला है श्रोताओं को बांध कर रखना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। आप रेडियो माध्यम में श्रोताओं को बांध कर रखने में आपको समस्या आ सकती है, ये इसकी खामी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो समाचार की संरचना, समाचार लेखन की शैली क्या है। अब इसमें एक रोचक बात यह है कि चाहे रेडियो हो, चाहे टीवी हो, चाहे प्रिंट माध्यम हो या इंटरनेट माध्यम हो, सबके लिए समाचार लेखन की एक ही शैली है जिसे हम बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली, जिसे हम विलोम स्तूपी पद्धति या शैली कहते हैं। ये इसी के माध्यम से समाचार लिखे जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली का इसमें प्रयोग होता है और समाचारों को इंट्रो, बॉडी, समापन 3 भागों में बांटते हैं। ये आपने पढ़ा होगा उल्टा पिरामिड शैली क्या है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य सबसे ऊपर रखते हैं और महत्व की दृष्टि से इसे क्या है घटते हुए क्रम में रखते हैं। इसी शैली का रेडियो समाचार में प्रयोग किया जाता है समाचार लेखन के लिए।